है खुदा है कहाँ रे तू भगवान है कहाँ रे तू। हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो? राम राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, जय सिया राम। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए। आ गए हैं आप सभी जी? चलो जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेल डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं। चैप्टर चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देख रहे थे। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली देखा, फिर कोशिका भित्ति देखी, फिर कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका अंगक देखे। सबसे पहला देखा अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, दूसरा देखा गोल्जिका। ये दोनों देख चुके थे। अब आज आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा जो कोशिकांग जो है, सेल ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है, अगला जो कोशिका अंगक है वो है लाइसोसोम। तीसरा जो कोशिकांग जो हमें पढ़ना है, थर्ड, वो है कौन सा? लयन का है। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लाइसोसोम, लयन का है। इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम लयन का है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लयन काय बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? लयन काय नाम देते हैं। लाइसोसोम को लयन काय नाम देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? लयन काय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। आइए, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में यहां से यहां तक लिखा हुआ है, बस सिर्फ यहां से यहां तक लिखा हुआ है, खत्म। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, खत्म। क्या? लाइसोसोम। आइए बात करते हैं लाइसोसोम की। एक एक करके बिंदु पढ़ेंगे। प्लीज मेरे साथ साथ जो भी मैं लिखवाता हूं वो सारी की सारी चीजें लिख लिया करो नोट्स में। ठीक है, ये नोट्स ही हैं भैया। ये बहुत काला आ रहा है, बहुत ज्यादा काला आ रहा है, या ये बहुत ज्यादा चमक रहा है आंखों में। एक काम करो, इसको थोड़ा सा ब्राइट करो। एक सेकंड रुको बालको, या इस टीवी में गड़बड़ी है? फोन में देखना ठीक आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सा चमका चमका, ये हुई ना बात। ले, फिर वापस से वही कर दिया तुमने, फिर से वापस से वही कर दिया। ठीक है, बढ़िया। एक बार लगा दीजिए, कमेंट लगा दीजिए। बस इतना गोरा काफी है यार, इसी में खुश हो जाऊंगा मैं। देख रहे हो? चलो सर, लैपटॉप पर क्लास चल गई। वेरी गुड आशुतोष, बहुत बढ़िया। सर टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक है बेटा, अगले हफ्ते है। ठीक है, आइए। सो लाइसोसोम पढ़ रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके बिंदु जो मैं बताता जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई, फिर मस्ती, फिर बात। ठीक है, चल सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। दोस्त, लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? आप ये पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, कई पूछते हैं, इसलिए मैं लाया हूं। लाइसोसोम की खोज किसने करी है? तुमसे कोई नीट में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर वही बात है ना, क्योंकि जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, कोशिकांग पढ़ते हैं, तो कुछ कोशिका अंगक की खोज हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी। जैसे कैमिलो गोल्जी बता रखा था, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका का नहीं बता रखा था, लाइसोसोम का नहीं बता रखा है, औरों का नहीं बता रखा है ना, केंद्रक का बता रखा है ना। बाकी सबका आप पूछते हैं बच्चे, तो इसीलिए लाइसोसोम की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन जी डुवे, ठीक है, ले डुवे। कौन? क्रिश्चियन जी ले डुवे। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, तो
खोज किसने करी बेटा जी? क्रिश्चियन डी डुवे वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज करी थी किसकी? लाइसोसोम की। पहला बिंदु जिससे प्रश्न आएगा कतई नहीं आएगा। चलो जी अगला बिंदु। लेकिन क्या सर हम अपने नोट्स में लिखे? लिख ले, ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश कर। नेक्स्ट अगला बिंदु जो है, ये जो लाइसोसोम जो होते हैं इनका निर्माण किससे हुआ था? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, इस लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ था? कौन सा वो कोशिका अंग था जिसने लाइसोसोम का निर्माण किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ में आग लगा देनी चाहिए आप सभी को। बताइए मेरे भाई। सर कहां ले डूबे? बस पता नहीं, जहां ले डूबे लेकिन ले डूबे। हाँ जी, हाँ क्रिश्चियन डी डुबे। अरे आंसर बताओ भाई जल्दी से। ये लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ओम प्रकाश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, नवीन सागर ने बताया आंसर, चिकारा ने आंसर दिया, अर्जुन कुमावत ने आंसर दिया, अनुष्का ने आंसर दिया, हाँ जी वेल डन, लेपाक्षी ने आंसर दिया, नेहा सोनी ने आंसर दिया। भाई अगर किसी का नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो वो मत करिएगा बेटा, हो सकता है किसी के गलत नाम प्रोनाउंस कर दूं तो मैं, ठीक है। हाँ जी सपना कह रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपना पढ़ाई नहीं करती है, सपना जो है वो पढ़ाई से बेवफा होती जा रही है सपना? सपना पढ़ाई से बेवफा मत हो, पढ़ाई किया करो बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने नहीं बनाया था लाइसोसोम, किसने बनाया था? गोल्जी काय ने बनाया था। यस, तो कौन निर्माण करता है? कौन निर्माण करता है सर? निर्माण जो है वो कौन करता है? गोल्जी काय करता है, गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी बॉडी की कौन सी सतह से होता है? याद कर, गोल्जी काय की कौन सी सतह से हुआ था? सिस से कि ट्रांस से? ये भी सोच जल्दी से। सिस से हुआ था कि ट्रांस से हुआ था? याद कर, परिपक्वन क्षेत्र कल तुमने पढ़ा है। गोल्जी बॉडी की कौन सा क्षेत्र था सर? ट्रांस। कौन सा था? ट्रांस सतह जो थी हाँ सर, ट्रांस सतह से हुआ था। क्या ट्रांस सतह पर याद कर कहीं गोल्जन पुट्टिकाएं आई थी और उन गोल्जन पुट्टिकाओं ने क्या डाल दिए थे? एंजाइम डाल दिए थे। वो एंजाइम जो कौन सा पाचन करेंगे? सेल के अंदर करेंगे कि सेल के बाहर करेंगे? सर सेल के अंदर पाचन करने वाले थे। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? कल का लेक्चर लिया होगा तो चीज याद होगी, नहीं लिया होगा तो चीज नहीं याद होगी, सीधी सी बात है? तो वो एंजाइम जो सेल के अंदर पाचन करने वाले हैं वो एंजाइम छोड़ दिए गए थे कहां पर? ट्रांस सतह पर। किसकी? गोल्जी काय की ट्रांस सतह पर छोड़ दिए। फिर उस ट्रांस सतह पर क्या हुई थी? क्या उन एंजाइमों की पैकेजिंग हुई थी? याद कर, उनको एक पैकेट के अंदर डाला था। हाँ सर, पैकेजिंग करा दी थी उन एंजाइम की। हाँ, पैकेजिंग को क्या बोला था? संवेष्टन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कहीं ना कहीं पैकेजिंग हुई थी। हाँ सर, पैकेजिंग हुई थी। तो संवेष्टन हुआ था कहां पर? ट्रांस सतह पर। गोल्जी बॉडी के ट्रांस सतह पर संवेष्टन हुआ था और उस संवेष्टन से निर्माण हुआ था किस चीज का? लाइसोसोम का। खत्म, इतनी सी बात है। डन। चलें आगे, कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी अगला बिंदु ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइसोसोम जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ये लाइसोसोम एक बच्चा है जिसने मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था। मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब मैसेज नहीं दिखा रहा हूं, उसका नाम बता देता हूं। और उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे और मैंने बोला था कि बेटा ये जो है आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जब लाइसोसोम पढ़ाऊंगा। मैं एक बार बता देता हूं, नाम है उसका देव ऋषि तिवारी। देव ऋषि तिवारी जो है, देव ऋषि तिवारी ने पूछा था, किसने पूछा था यार? नहीं, देव ऋषि तिवारी ने नहीं पूछा था। कौन सा बालक था? अरे क्या नाम था? पापा की शेरनी। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अपना नाम बता देना। यहां पर जिसने भी कल पूछा था और मैंने बोला था आएगा, कौन था कौन था कौन था बता दो। कौन था? आया है क्या?
एक सेकंड रुक जाओ। अरे भैया टेलीग्राम पर पूछा था कि व्हाट्सएप पर पूछा था, ये भी याद नहीं है मेरे को, तो इतना भुलक्कड़ हूं यार। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। विभोर नहीं, विभोर नहीं था यार। चलो अभी आ जाएगा, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। कल ही तो बताया था। मैं, अरे सर जाने दीजिए, क्वेश्चन बताइए। चुप रहे तो 2 मिनट रुक जा, शांति रख। वो क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट था। कहां गया यार, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। हम ही हिल गए हैं यार। विनोद 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 विनोद। 2 मिनट शांति रख लो, 2 मिनट 2 मिनट, थोड़ा सा सब्र रखा करो। बेटा एक बार मेरे को मैसेज कर देगा जिसने भी वो मैसेज किया था। 2 क्वेश्चन भेजे थे और बोला था लाइसोसोम जब आएगा तब पढ़ाऊंगा। लाइसोसोम नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा मेरे को, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन जो है अभी बता देता हूं वो क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन याद आ गया है। देखिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। लाइसोसोम की खोज किसने करी है? इस वैज्ञानिक ने करी है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइसोसोम जो होती है ये एकल झिल्ली से घिरी होती है, एकल झिल्ली से आवृत होती है। ठीक है, किससे आवृत होती है? एकल झिल्ली से, एक आवरण से आवृत होती है। और इसके अंदर क्या मिलते हैं? पाचक एंजाइम मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पाचक एंजाइम मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं सर कौन से पाचक एंजाइम मिलते हैं। पाचक एंजाइम कौन से मिलते हैं, कितने प्रकार के मिलते हैं, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद में चीजें पूछना। ठीक है, क्या बोला? खोज इन्होंने करी है? हाँ सर करी है। निर्माण कहां से हुआ था? गोल्जी काय से हुआ था। ये वाला बिंदु अगर कोई बोलेगा कि नहीं समझ में आया, इट मींस उसने कल की क्लास नहीं लिया। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कल भी पढ़ा दिया था। ठीक है, किससे आवृत होते हैं? एक झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से आवृत नहीं होती। ये कब बताया था? पहले भी बताया था। एकल झिल्ली से आवृत कौन होते हैं, दोहरी झिल्ली से आवृत कौन होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे कितने प्रकार के होते हैं? कल मैंने आपको बताया था एक लाइसोसोम के अंदर 50 प्रकार के, कितने? 50 टाइप्स के, 50 प्रकार के जल अपघटनीय, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 50 प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। जल अपघटकीय को हम क्या बोलते हैं? वाटर या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। सर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटकीय एंजाइम कौन से होते हैं? चल ये तो समझ में आ गया कि 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये जल अपघटकीय एंजाइम क्या होते हैं? मैंने सिंपल बोला कि मैंने कहा भाई तेरे को प्रोटीन पता है? हाँ सर। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। अगर मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड मिलेंगे। प्रोटीन को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड।
डन, सिंपल सा। ये अगर दीवार तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? ईंटें, क्योंकि दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से। उसी प्रकार ये प्रोटीन जो है ये किससे बना हुआ है? सर ये प्रोटीन जो है ये बना हुआ था अमीनो एसिड से। ये सारे के सारे अमीनो एसिड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? पेप्टाइड बंधों से। अगर इस प्रोटीन को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? सर अमीनो एसिड्स मिलेंगे, अमीनो अम्ल मिलेंगे। अब ये करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है? प्रोटीएज। और ये प्रोटीएज जब प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड बनेंगे। तोड़ने के दौरान इस प्रोटीएज को जरूरत है किसकी? जल की। तो ऐसे एंजाइम जो जल के अणु को यूज में लेकर अपघटन करते हैं, तोड़ते हैं, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम, वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। एक कह रहा है सर सीमेंट भी तो मिलेगा। हाँ बेटा खा ले उसको। अरे यार थोड़ा लॉजिक भी लगा लिया करो। हम यहां पर ईंटें नहीं तोड़ रहे हैं, सीमेंट नहीं बना रहे हैं। एक थोड़ा सा ना बड़े मैच्योर लेवल पर भी चीजों को सोच लिया करो। हर चीज का उल्टा जवाब देना नहीं होता है। अब यूं तो ये प्रोटीन को तोड़ेंगे तो सिर्फ अमीनो एसिड नहीं होंगे ना, और भी कई सारी चीजें उसके साथ में होंगी, ऑब्वियस ही बात है। सो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा। और ये तोड़ने के दौरान आप वाटर के मॉलिक्यूल को यूज में ले रहे हो। ऐसे एंजाइम जो वाटर के मॉलिक्यूल को, जल के अणु को यूज में लेंगे तोड़ने के लिए, क्या कहलाएंगे? वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाएंगे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। डन। अब सर ये जो 50 प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल बता दो। जी हां, बताने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रोटीएजिज। क्या नाम है? प्रोटीएसिस। देख क्या लिखा हुआ है? प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेजिज, लाइपेसिज। नाम दिख रहे? दिख रहे? लाइपेसिज, हाइड्रोलेजिज जो हैं वो कौन से हैं? देख, लाइपेसेज या लाइपेसिज बोलते हैं इसको, प्रोटीएसिज बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेसिज बोलते हैं इसको। थोड़ा सा दिमाग लगा ले और सोच ले, प्रोटीएसिज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। लाइपेजिज किसको तोड़ेगा? किसको तोड़ेगा? लिपिड्स को। कार्बोहाइड्रेजिज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेसिस। कार्बोहाइड्रेट किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को। और तोड़ने के दौरान ये क्या यूज में लेंगे? जल का अणु। ऐसे एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं? वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटकीय एंजाइम। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? कितने बिंदु हो गए हैं? 6। वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। लाइसोसोम खोज किसने करी? ले डूबे। कौन? क्रिश्चियन डी डूबे। दूसरा, निर्माण कहां से हुआ था लाइसोसोम का? सर गोल्जी काय की जो ट्रांस सतह थी, जिसको हमने परिपक्वन सतह बोला था, उस पर संवेष्टन हुआ था। क्या? गोल्जियन पुट्टिकाएं आई थी, एंजाइम छोड़े थे, उन एंजाइमों के ऊपर पैकेजिंग करी, आवरण चढ़ाया, और धीरे धीरे परिपक्वन करते 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 अलग हो गई वो पट्टिका, वो संरचना, जिसको हमने बोला लाइसोसोम, लयनकाय। तो लयनकाय की निर्माण कैसे हुआ था? गोल्जी बॉडी की ट्रांस सतह पर पैकेजिंग से हुआ था। कैसे होते? एकल झिल्ली से आवृत होते। ओके। पाचक इनमें क्या होते? एंजाइम होते जो पाचन करेंगे। कितने प्रकार के? 50 प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। जल अपघटकीय मतलब वो एंजाइम जो जल के अणु को यूज में लेकर तोड़ देते हैं एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में। चलिए जनाब, यहां तक के 6 बिंदु डंडन आडंडन है ना? यस, बिल्कुल दीप्ति, यस, वो भी वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे अंदर भी तो प्रोटीएज जो होता है, प्रोटीन का जो पाचन करता है। क्या भैया क्या है? मतलब मारोगे क्या? कुछ चलवाओ यार। हाँ जी, जरा सोचिए। प्रोटीएजेज जो होते हैं हमारे अंदर भी तो होते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाले। लाइपेजेज हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर कोशिका से बाहर होते हैं। कहां होते हैं? कोशिका के बाहर होते हैं। हमारे अंदर पाचन कहां होता है? सेल के बाहर होता है। डन। चलें आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 6 बिंदु। 7वां बिंदु ध्यान से सुनिएगा।
सातवां बिंदु जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। सातवां बिंदु जो है वो ये, आप सोचिए ये एंजाइम जो होंगे ये अम्लीय वातावरण में काम करेंगे कि क्षारीय वातावरण में काम करेंगे, थोड़ा सा सोचना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, ये जो होते हैं ये अम्लीय वातावरण में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम सक्रिय कब होते हैं? अम्लीय वातावरण में सक्रिय होते हैं। तो ये अम्लीय वातावरण में सक्रिय होते हैं। सर कितना होता है पीएच? कितना होता है पीएच? एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड आकाश कुमार, एक सेकंड पहले यहां पर पढ़ ले। वैसे 20 प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी में एक जगह 21 लिखा हुआ है। हाँ जी, अम्लीय वातावरण जो होता है सक्रिय होता है। कितना अम्लीय वातावरण, कितना पीएच होता है? पीएच होता है 5। कितने पीएच पर काम करते हैं? 5 पीएच पर ये क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट, थोड़ी सी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो प्लीज यहां पर ध्यान से सुनना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है? देख मेरे भाई, मैं चाहता तो एक मेरे पास बना बनाया डायग्राम था, मैं वो ले आता, लेकिन मैं डायग्राम खुद बनाऊंगा ताकि तुमको चीज समझ में आए। ये हमारी अंतःप्राय द्रव्य जालिका, ये गोल्जिकाएं, ठीक है जी, ठीक है। ये गोल्जिकाय था और इस गोल्जिकाय की ये वाली जो सतह जो थी यहां पर बन गया ये लाइसोसोम। दिस इज लाइसोसोम। बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मुझे इस लाइसोसोम के अंदर कैसा वातावरण क्रिएट करना है? सोच इस लाइसोसोम के अंदर वातावरण कैसा बनाना है जिससे एंजाइम काम करे? कैसा वातावरण होना चाहिए? सर अंदर जो है पीएच जो है वो कितनी है? 5 है, यानी अम्लीय है, एसिडिक है। एक हल्की सी चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर पल्ले पड़ जाए समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर पल्ले पड़ जाए समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं पल्ले पड़े तो छोड़ देना। हाँ मेरे भाई, ये लाइसोसोम के अंदर वातावरण कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर यहां पर वातावरण तुमको अम्लीय बनाना है, किसी भी चीज का वातावरण अम्लीय कब होता है? जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है? बताइए मुझे। सर 6 नंबर हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 और ये वाला छठा। ठीक है मेरे भाई, 6th। अभी हम 7th पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, मैं पूछ रहा था, यहां पर फोकस कर मेरे भाई। मैं कह रहा हूं इस लाइसोसोम के अंदर वातावरण कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। क्यों सर अम्लीय होना चाहिए? क्योंकि अम्लीय वातावरण में ये एंजाइम काम करते हैं। हर एक एंजाइम को कार्य करने के लिए एक इष्टतम तापमान चाहिए होता है। मेरे वर्ड पर फोकस करना, थोड़ा सा प्योर हिंदी है। हर एक एंजाइम को काम करने के लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट वातावरण, डेफिनेट पीएच चाहिए होता है। उस डेफिनेट, उस स्पेसिफिक, उस विशिष्ट, उस इष्टतम पीएच को हम, मतलब उस डेफिनेट टेम्परेचर, उस डेफिनेट पीएच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, हिंदी में बोलते हैं
इष्टतम पीएच, ऑप्टिमम इंग्लिश में, हिंदी में इष्टतम बोलते हैं वो तापमान या वो पीएच जिसपे वो एंजाइम ढंग से अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो ये जो एंजाइम जो है ये पर्टिकुलरली अम्लीय वातावरण पर कार्य करते हैं। और कितने पीएच पर? मैंने तेरे को बता दिया, 5 पर। अब 5 पीएच पर अगर ये कार्य करने वाले हैं तो इस लाइसोसोम के अंदर वातावरण कैसा होना चाहिए? अम्लीय। कैसे करेंगे अम्लीय? मैंने तेरे से प्रश्न पूछा, बता यहां पर इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाऊं कि घटाऊं जिससे पीएच 5 हो जाए, वातावरण अम्लीय हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री तुम जानते हो, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर पीएच घटाना है, यानी जैसे पीएच 7 है, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी पीएच क्या हो रही है? घट रही है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। इतना तेरे को पता है ना, सभी को पता है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, क्या कि अगर पीएच घटानी है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ानी होती है। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है आज के बाद याद रखना। तो मेरे दोस्त, इतनी सी बात अगर तेरे को समझ में आ गई है तो सोच, अगर तेरे को अम्लीय वातावरण पैदा करना है अंदर तो तेरे को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाना पड़ेगा। कहां? अंदर बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां तक की बात तो पल्ले पड़ गई होगी, और जिसके नहीं पड़ रही है बाय गॉड बहुत ही ठूंठ दिमाग है, जो चल नहीं पा रहा है, आराम से पढ़ा रहे तुमको, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। पीएच घटाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो पीएच घटती है। मेरे को यहां पर अम्लीय वातावरण पैदा करना है। क्यों करना है? क्योंकि एंजाइम काम करते हैं अम्लीय वातावरण में। कैसे पैदा करूंगा? अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा दोस्त? बाहर यहां पर ये कौन सी जगह है? सर ये कोशिका द्रव्य है। कौन है ये? ये कोशिका द्रव्य है, और इस कोशिका द्रव्य में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। सुन इधर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य में कम है। अब जरा सोच, यहां पर अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, यहां पर ज्यादा है, और मुझे यहां पर और बढ़ानी है, तो अब आप मुझे बताइए, बाहर से अंदर मुझे भेजनी पड़ेगी। नहीं आया समझ में? वापस से सुन, क्या बोला मैंने? मैंने कहा कोशिका द्रव्य में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है और लाइसोसोम के अंदर ज्यादा है, और मुझे और हाइड्रोजन आयन अंदर भेजना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन अंदर भेजूंगा तो पीएच घटेगा। तो भाई मेरे बाहर से अंदर भेजूंगा, तो जरा सोचिए कौन सा परिवहन होएगा, सक्रिय कि निष्क्रिय? इतनी सी बुद्धि लगा। ये कौन सा परिवहन होएगा? सक्रिय होएगा, निष्क्रिय होएगा, कैसा होएगा? वेल डन। कौन था ये प्रोटॉन पंप वाला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निष्क्रिय परिवहन। मेरे को नाम नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि एक बच्चे ने ना बहुत लंबा मैसेज कर दिया जिससे आप सभी के नाम उड़ चुके हैं। 1000 बार बोल दिया है कि लंबे लंबे मैसेज मत किया करो, इतने बड़े बड़े, और बच्चों के अब नाम भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, कैसा होएगा ये? एक्टिव होएगा कि इनएक्टिव होएगा? मैं किसी चीज को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में भेज रहा हूं। अरे ऐसे हाथ रख लिया कर अपना, ऐसे है। तू यहां पर बैठा है ना, तेरे को ऐसी चीजों से समझना। तू यहां पर बैठा है, एक पहाड़ी के नीचे है, नीचे से ऊपर जाना है, निम्न से उच्च जाना है। मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी कि अपने आप मोटरसाइकिल तेरी ऊपर चली जाएगी? पेट्रोल खर्च करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, यानी खर्च करनी पड़ रही है ना, क्या? एनर्जी। तो मेरे भाई ये परिवहन कैसा होएगा? सक्रिय होएगा। तो यहां पर आपको कोशिका द्रव्य से लाइसोसोम के अंदर सक्रिय परिवहन करना पड़ेगा। किसका? हाइड्रोजन आयन का। और हाइड्रोजन आयन का अगर सक्रिय परिवहन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोल सकते हैं, हाँ, तो प्रोटॉन का सक्रिय अगर परिवहन करना पड़ेगा तो दोस्त 7वां जो बिंदु जो था वो ये था कि लाइसोसोम की
झिल्ली में पंप हाइड्रोजन आयन पंप प्रोटीन होते हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को पल्ले पड़ा, अपन ने अपना 101% दे दिया तुमको समझाने के लिए कि मेरे भाई यहां पर ना इस झिल्ली में, किसमें, इस लाइसोसोम की झिल्ली में हाइड्रोजन आयन पंप प्रोटीन है। अब आप खुद सोच लीजिए जो क्या कर रहे होंगे। सक्रिय परिवहन करा रहे होंगे, हाइड्रोजन आयन जो बाहर कम था उसको पकड़कर अंदर ला रहे हैं। अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। क्या घटेगा? पीएच घटेगा। और पीएच घटेगा, वातावरण अम्लीय होएगा। वातावरण अम्लीय होएगा तो तेरे ये एंजाइम जो है ये काम करेंगे। बोल मेरे भाई, बात समझ में आई? डन डना डन डन, ऑल क्लियर, वेरी गुड शिवलाल, वेल डन। शिवलाल को समझ में आ गया, इट मीन सबको समझ में आ गया होगा। डन, ठीक है। विभोर जो है, सर मैक्रोफेजेस क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है जिसको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का, जिसके अंदर ये लाइसोसोम भर भर के होते हैं। तूने, मेरे को पता है तूने कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, कौन से इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल लिया और उसमें से तूने ये पढ़ लिया। पता है मेरे को। तुम क्या लगता है हम लोग नहीं पढ़ते हैं? तुमसे ज्यादा ही पढ़ते हैं रोज, पता है तुमको। आइए, चलो जी, पढ़ लिया, समझ में आ गया। कितने बिंदु हो गए? 7 बिंदु हो गए हैं। आगे खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। आगे अगला 8वां बिंदु आ जाओ जी। 8वां बिंदु मैंने एक बोला था कि एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था और एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन में था कि कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दर्शाता है? लाइसोसोम बहुरूपता दर्शाते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा जी। सर आप भी पढ़ते हो? हाँ बेटा मैं भी पढ़ता हूं। किसको फोन करूं मैं? मनोज का है। एक सेकंड रुकना बच्चों, मेरे को लग रहा है ये लोग पढ़ाने नहीं देंगे ना। हवा चलाते हैं, स्टूडियो बंद है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। गजब कर रखा है यार। रुको एक सेकंड। आवाज आ रही है अभी? एक मिनट बात कराना, मुझसे बात कराना। जब पता है उनको कि भैया हम हार्ट के मरीज हैं, फिर भी रोज की रोज वही काम कर देते हैं, रोज की रोज यार।
हाँ जी, आप यही पूछेंगे ना कि सर ये लाइसोसोम बहुरूपता दर्शाते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, ये बहुरूपता कैसे दर्शाते हैं? बहुरूपता को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और आई थिंक ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था शायद उसने कुछ नाम दिया है, वंदना गौर ने ये शायद प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है बहुरूपता दर्शाते हैं। अब सर ये बहुरूपता का मीनिंग क्या है? आइए ध्यान से समझते हैं बहुरूपता का मतलब क्या है। देखो, ये हमारी अंतःप्रेद्रव्य जालिका, ये हमारा गोल्जी का है, ठीक है, और ये है हमारा लाइसोसोम। अब इधर देखिएगा, अगला जो बिंदु जो हम देख रहे थे ये वाला कि लाइसोसोम जो है वो बहुरूपता दर्शाते हैं। इसका मीनिंग क्या था? बहुरूपता कैसे दर्शाएंगे, समझते हैं। बहुरूपता का मतलब क्या था? यहां पर देखिए, लाइसोसोम जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्या सर? लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। जी जनाब, ये 8वां बिंदु था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 9th बिंदु। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लाइसोसोम? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा द्वितीय लाइसोसोम, तीसरा तृतीय लाइसोसोम, और चौथा चतुर्थ लाइसोसोम। 4 प्रकार के आपके लाइसोसोम है। यहां पर जो द्वितीय लाइसोसोम जो होता है, इस द्वितीय लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या? जो द्वितीय लाइसोसोम जो होता है उसका दूसरा नाम होता है ऑटोफैगोसोम। तृतीय लाइसोसोम जो होता है इसको हम बोलते हैं अपशिष्ट काय, रेजिडुअल बॉडी। और जो चतुर्थ लाइसोसोम जो होते हैं इसको हम बोलते हैं, सॉरी इसको हम ऑटोफैगोसोम नहीं, इसको हम बोलते हैं हेट्रो लाइसोसोम, और इसको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। सारा फ्लो बिगाड़ के रख दिया पढ़ाने का, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से रिपीट करूंगा। रुक जाओ, आराम से सुनेंगे। देखो, मैंने तेरे को बोला यहां तक का बिंदु सभी को समझ में आ गया था। ये 8वें बिंदु से पहले तक की सारी बातें सभी को समझ में आ गई थी। एनसीईआरटी में नहीं है, हमको पता है। मोहम्मद शादाब, पता है मेरे को, या तो खुद ही टीचर बन जा भाई। पढ़ा रहे तो ध्यान से सुन ले भाई, पढ़ ले। है नहीं है हिम्मत, नहीं है सुनने की क्षमता, तो कमेंट मत करना, चुपचाप यहां पर पढ़ाई कर लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो बहुरूपता दर्शाते हैं। यहां पर बहुरूपता का मतलब क्या है? 4 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके लाइसोसोम होते हैं। कितने? 4 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? 4 रूप हैं किसके? लाइसोसोम के। 4 रूप हैं किसके? लाइसोसोम के। इसीलिए हमने क्या बोला कि ये बहुरूपता दर्शाते हैं, इनके 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं इनके? 4 रूप होते हैं। अब वो जो 4 रूप जो होते हैं, 4 फॉर्म्स जो हैं, ये 4 टाइप्स जो है किसके? आपके लाइसोसोम के, वो दर्शाते हैं बहुरूपता। अब वो 4 प्रकार का पहले मैंने नाम लिख दिया है।
प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीय लाइसोसोम जिसको हम हेटेरोलाइसोसोम बोल रहे हैं, तृतीय लाइसोसोम जिसको हम रेजिडुअल बॉडी या अपशिष्ट काय बोलते हैं, चतुर्थ लाइसोसोम जिसको हम ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार को एक डायग्राम से समझाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट रहेगी सर वैक्यूल भी बहुरूपता दर्शाते नहीं। देखो जी, सबसे पहले हरे रंग से दर्शा रहा हूं, ये वो लाइसोसोम था जो यहां से अलग हुआ। फर्स्ट नंबर ये वाला, ये वो लाइसोसोम था जिसके अंदर क्या भरे हुए थे, पाचनीय एंजाइम। क्या भरे पड़े थे, पाचक एंजाइम। ठीक है, ये था वो लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से अलग हुआ, जिसके अंदर भरे पड़े हैं पाचक एंजाइम जो पाचन वाचन नहीं कर रहा। दिस इज प्राथमिक लाइसोसोम। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, प्राथमिक लाइसोसोम कौन होंगे, जो सबसे प्रथम सबसे पहले बनेंगे। प्राथमिक लाइसोसोम क्या होंगे, जो सर्वप्रथम बनेंगे। सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी की ट्रांस सतह से बनते हैं, ट्रांस सतह से बनते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या भरे पड़े थे, इन प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर क्या भरे पड़े हैं सर, ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है इसके अंदर पाचनीय एंजाइम भरे पड़े हैं। डन, क्लियर है। कोई कह रहा है सर हमको ये सफेद रंग पर दिखाई नहीं दे रहा। ले मेरे भाई कुछ और रंग चलाकर देख लेता हूं, ये वाला या ये वाला। अब दिखाई दे रहा है, इस पे नहीं दिखाई दे रहा। यही रंग था बेटा, रंगों का खेल मत खेला करो यार। अभी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ठीक था, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, डन, क्लियर। यहां पर डन डना डन डन, इनके अंदर अभी पाचन नहीं हुआ, अभी यहां पर पाचन नहीं हुआ है। ये है प्राथमिक लाइसोसोम जिनके अंदर अभी पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। डन, चलिए अब आगे। अब ये जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये पढ़ने से पहले मैं 4 शब्दावलियों का यहां पर यूज लेने वाला हूं, 4 वर्ड यूज लेने वाला हूं, और उन 4 वर्ड को जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले है एक्सोसाइटोसिस और दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, मीनिंग बताऊंगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सेल से बाहर जाती है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बाह्य कोशिकीय स्त्रावण। हिंदी में क्या बोला जाता है, बाह्य कोशिकीय स्त्रावण। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब निकाल देना। इंग्लिश में पता है इसको क्या बोला जाता है, वॉमिटिंग ऑफ सेल। वॉमिटिंग ऑफ सेल, सेल जो वॉमिट कर रही है यानी बाहर निकाल रही है। ठीक है, सेल जो है उससे बाहर कुछ निकलता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जब आप पूछेंगे क्या निकलता है, मैंने कहा अभी फिर सिर्फ फील कर, मीनिंग समझ, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा अभी बताऊंगा। एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग समझ में आ गया, जब सेल से बाहर कुछ निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। डन। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या आएगा, अंतः कोशिकीय उद्ग्रहण। अंतः कोशिकीय उद्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होएगा, सेल के अंदर कुछ जाएगा, कोई मटेरियल है जो सेल के अंदर जा रहा है। क्या इतनी सी बात में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन था, सिंपल सा, सेल से बाहर कुछ आया एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ गया एंडोसाइटोसिस। डन। अब एंडोसाइटोसिस पर्टिकुलरली 2 प्रकार का होता है। एंडोसाइटोसिस पर्टिकुलरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और एक होता है पिनोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस। आप में से कितने बच्चों को याद है, कल मैंने बोला था ये पढ़ाऊंगा आपको, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या मीनिंग है। अगर पर्टिकुलरली सेल के अंदर कौन जाता है, कोई ठोस पदार्थ जाता है, ठोस पदार्थ यानी कोई सॉलिड मटेरियल अगर अंदर जाता है, ठोस पदार्थ अगर अंदर जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। डन। और पर्टिकुलरली किसी कोशिका के अंदर अगर लिक्विड अंदर जाता है, कौन जाता है, तरल अंदर जाता है, लिक्विड अंदर अगर जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पिनोसाइटोसिस। बोल मेरे भाई, इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो एंडोसाइटोसिस, पर्टिकुलरली ठोस सॉलिड मटेरियल जाएगा तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड जाएगा तो पिनोसाइटोसिस। डन। ओके सर। अब सर ये जब अंदर जाएगा ठोस मटेरियल, तो ये अंदर जब जाता है तो अंदर जाने के बाद क्या होएगा, ये जब अंदर जाता है तो अंदर एक प्रोटीन का एक आवरण होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, लिपिड का एक आवरण होता है। किसका, लिपिड का एक आवरण होता है जो इस ठोस मटेरियल के चारों ओर चढ़ जाता है। क्या बोला हमने, कहीं नहीं मिलेगी ये चीजें, ध्यान से सुन ले, पढ़ाई कर ले, बिल्कुल कसम से सीरियसली होकर पढ़ाई कर ले। हमको सांस नहीं आ रही है फिर भी अपने ऊपर जोर डाल डालकर चिल्ला रहे हैं कि ताकि तुमको समझ में आए। ठोस मटेरियल अगर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उस ठोस मटेरियल के ऊपर एक लिपिड का एक आवरण चढ़ जाता है। और लिपिड का जब ये आवरण चढ़ जाता है, ये किसका आवरण है, लिपिड का आवरण। लिपिड का ये जब आवरण चढ़ जाता है तो इस संरचना को बोला जाता है फेगोसोम। याद रखना, क्या बोला जाता है मेरे भाई, फेगोसोम। तो व्हाट इज फेगोसोम, कौन है फेगोसोम, सर फेगोसोम लिपिड का एक आवरण है जिसके अंदर वो ठोस खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल जो अंदर आया था ना, फूड मटेरियल जो अंदर आया था, ठोस मटेरियल जो अंदर आया था, वो लिपिड के एक आवरण के अंदर बंद हो जाता है। इस संरचना को फेगोसोम कहा जाता है। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, पिनोसोम क्या होगा। आप मुझे खुद दिमाग लगाकर आंसर देना, मैं नहीं बताऊंगा यार, खुद सोचो, बताओ, सोचो पिनोसोम क्या होगा, सोच। अगर फेगोसोम लिपिड का आवरण जिसके अंदर ठोस मटेरियल है, तो पिनोसोम क्या होगा सर, पिनोसोम लिपिड का आवरण जिसके अंदर तरल पदार्थ है जो आया था। एक बस यही लिखे जा रहा है सर, ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं और किसी और की आवाजें आ रही हैं। क्या बीमारी क्या है, तरल का आवरण नहीं बेटा, लिपिड का आवरण जिसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, डन, क्लियर। यहां पर लिपिड का आवरण जिसके अंदर ठोस है। यस, वेल डन, डन। सभी को ये फेगोसोम और पिनोसोम वर्ड समझ में आ गया। ये फेगोसोम पिनोसोम सभी को समझ में आ गया। ठीक है, एक इंग्लिश का वर्ड मैं यूज में ले रहा हूं, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस चीज को समझ जाएंगे। सेल वॉमिटिंग, सेल ईटिंग, दो वर्ड हैं, सेल वॉमिटिंग, सेल ईटिंग। क्या यहां पर लिख दूं, समझ जाओगे? सेल वॉमिटिंग और सेल ईटिंग।
समझ में आ रहा है? वॉमिट मतलब उल्टी। वॉमिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्टी। तो वॉमिट मतलब निकालना, है ना? वामन बोला जाता है ना, वामन, है ना? निकालना, वॉमिट करना। ईटिंग मतलब डालना। तो आप सेल ईट कर रही है, एंडोसाइटोसिस। सेल वॉमिटिंग कर रही है, उल्टी कर रही है, एक्सोसाइटोसिस। ये सारी की सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसोम, पिनोसोम, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बंधु वापस से आ जाते हैं। तुमको प्राथमिक लाइसोसोम समझ में आ गया था? हाँ सर। व्हाट इज प्राथमिक लाइसोसोम? वो लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से अलग हुआ था, जिसके अंदर पाचक एंजाइम थे जो अभी काम नहीं कर रहे थे। डन? अब आ जा, ध्यान से देख। देख मेरे भाई, ओ मेरे भाई, मेरी दुनिया तूने बनाई। इधर देख, ध्यान से सुन। ये है सॉलिड फूड मटेरियल। कौन आया? ठोस खाद्य पदार्थ। आराम से सुन, तसल्ली से सुन, ना मैं भाग रहा हूं कहीं, ना तेरी ट्रेन छूट रही है। ये ठोस खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल। सॉलिड फूड मटेरियल है। ये जब अंदर आएगा तो बता, एंडोसाइटोसिस के एक्सोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर आ रहा है, उद्ग्रहण हो रहा है। अब ये ठोस अगर अंदर आएगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में क्या होएगा? फैगोसोम बनेगा। अंदर जैसे ही ये आएगा गुरु, इसके ऊपर किसका आवरण चढ़ जाएगा? लिपिड का। और किसका निर्माण हो जाएगा सर जी? फैगोसोम का। बोलिए प्रभु। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई है। इसको हमने क्या बोला? फैगोसोम। डन? कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। डंडना डंडन, चलें आगे। आगे चल रहे, अब रुक जा। यहां तक की बात डंडना डन सभी को समझ में आ गई। चल इधर देखिएगा, एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया 1 है, सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया 2 है और ये माइटोकॉन्ड्रिया 3 है। अब इसमें 1 और 2 जो थे ये बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। 3 जो था इसमें गड़बड़ी हो गई। इस 3 के अंदर एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं। ये 3 जो है ये बेकार हो गया है। इसका अब इस कोशिका के लिए कोई महत्व नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए वेस्ट है। क्या बोला हमने? ये माइटोकॉन्ड्रिया वेस्ट है। किसके लिए? इस कोशिका के लिए ये वेस्ट है। डन? ओके, ठीक है। दिस इज वेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये वेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है। काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलो। तो अब मैंने तेरे को 2 कंडीशन बता दी। ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया और अंदर कौन आ गया? फूड मटेरियल आ गया। और वो फूड मटेरियल जो है लिपिड के एक आवरण के अंदर है। इस संरचना को हमने फैगोसोम बोला है। डंडना डंडन, चले आगे। अब इधर देख, तेरे को ये प्राथमिक लाइसोसोम दिख रहा था? हाँ जी, ये प्राथमिक लाइसोसोम मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 2 प्रकार के लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। कितने प्रकार के लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है? 2 प्रकार के। एक का नाम है ऑटोफैगोसोम और एक का नाम है हेट्रोसोम। कलर ये बदल लेते हैं। क्या बोला हमने? ये जो है ये लाइसोसोम 2 प्रकार के लाइसोसोम में कन्वर्ट हुआ। एक का नाम है, इसको हमने बोला ऑटोफैगोसोम और इसको मैंने बोला हेट्रोलाइसोसोम। अब सोच, हेट्रोलाइसोसोम किसका नाम था? सर हेट्रोलाइसोसोम जो था वो द्वितीय लाइसोसोम का नाम था
और ऑटोफेगोसोम जो था वो किसका नाम था? चतुर्थ लाइसोसोम का नाम था। ठीक है, इसको हेटेरोलाइसोसोम या हेटेरोफेगोसोम भी बोल देते हैं। हेटेरोलाइसोसोम या हेटेरोसोम या हेटेरोफेगोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक लाइसोसोम इसमें भी कन्वर्ट हुआ, ये वाला इसमें भी कन्वर्ट हो गया। दो प्रकार में कन्वर्ट हुआ। किस किस में? तेरे को दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। ये कौन है मेरे भाई? प्राथमिक लाइसोसोम है। क्या ये दो प्रकार के लाइसोसोम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। एक का नाम है हेटेरोलाइसोसोम और एक का नाम है ऑटोफेगोसोम। अब क्या होएगा? इधर देख, इधर देख। अब इधर देखना, ये हेटेरोलाइसोसोम जो है ये और फेगोसोम ये करेंगे आपस में रिएक्ट। कौन? हेटेरोलाइसोसोम और फेगोसोम आपस में रिएक्ट करेंगे। मतलब ये फेगोसोम जो था, ये फेगोसोम इसके अंदर घुस जाएगा, ये फेगोसोम इसके अंदर घुस जाएगा। क्या ये संरचना कुछ ऐसी बनेगी? इधर फोकस करिएगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये संरचना कौन है? हेटेरोलाइसोसोम, जिसके अंदर कौन मिल रहे थे सर? पाचक एंजाइम मिल रहे थे। और अंदर कौन आ गया है सर? फेगोसोम आ गया है, जिसके अंदर कौन है? भोजनीय पदार्थ। बोल मेरे भाई, क्या हो गया भाई? क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई। सर कैसे 2 में बच गया? 2 में बट गया मतलब कि ये लाइसोसोम के साथ ये लाइसोसोम आकार में बड़ा हुआ। ठीक है, परिपक्व होता जा रहा है, इसके अंदर पाचक एंजाइम है। जब इसके साथ में फेगोसोम जुड़ेगा तो ये जो था ये क्या कहला रहा था? हेटेरोलाइसोसोम। इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई है? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? वापस से बोलूं, फिर से बोलूं, वापस से सुनो। तेरे को ये प्राथमिक लाइसोसोम एक संरचना में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। चल इसको ऐसे बोलता हूं, चलो वापस से रिपीट करता हूं मैं सारा का सारा, कई बच्चों को समझ में आया नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। देख देख मेरे भाई, वापस से सुनिएगा, वापस से सुनिएगा। वापस से सुन, कोई बात नहीं, जिनको एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार दूसरे अलग तरीके से समझाता हूं। देख, तेरे को ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इसका नाम क्या था? इतना बता दे। इसका नाम प्राथमिक लाइसोसोम था? हाँ सर। जिसके अंदर पाचक एंजाइम थे? हाँ। मैंने बोला ये प्राथमिक लाइसोसोम थोड़ा सा आकृति में बड़ा हो गया है, बस इतना सा। ठीक है, या चल ये भी समझ में नहीं आया, आकृति में बड़ा हो गया, इतना याद रख, ये उतना ही है, ये ले बस, खुश। फिर बोलेगा कैसे बढ़ गया, किधर से बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, 100 सवाल क्रिएट कर देता है। ये प्राथमिक लाइसोसोम तेरे को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये प्राथमिक लाइसोसोम ये रहा। इस प्राथमिक लाइसोसोम ने रिएक्ट करा किसके साथ में? फेगोसोम के साथ में। अब ठीक है, इस प्राथमिक लाइसोसोम ने रिएक्ट करा, इस प्राथमिक लाइसोसोम ने रिएक्ट करा किसके साथ में? फेगोसोम। फेगोसोम प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर घुस गया, और जब ये इसके अंदर घुस गया तब ये संरचना जो बनी है ना, इसको मैंने बोला है हेटेरोलाइसोसोम। अब बता, तेरे को अब समझ में आया? अब समझ में आया ये हेटेरोलाइसोसोम क्या था या द्वितीय लाइसोसोम क्या था? फिर से बोलूं, फिर से सुन। अरे मैं 10 बार समझाऊंगा, तू 10 बार सुनेगा, समझ में आएगा। मैंने बोला देख, ये प्राथमिक लाइसोसोम तेरे को दिख रहा है? हाँ सर। ये प्राथमिक लाइसोसोम था जो गोल्जी काय से बना था, जिसके अंदर क्या थे? पाचक एंजाइम थे जो अभी पाचन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंदर कौन आया? खाद्य पदार्थ आया। उस खाद्य पदार्थ के ऊपर एक लिपिड का आवरण चढ़ गया, जिसको हमने क्या बोला था? फेगोसोम बोला था। प्रक्रिया क्या कहला रही थी? फेगोसाइटोसिस कहला रही थी। ये फेगोसोम जब इस प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर घुस जाता है, ये फेगोसोम इसके अंदर चला जाएगा, या मैं ये बोलूंगा ये इसको ले लेगा।
कौन? ये जो फेगोसोम है ये इसके अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अरे ये जो लिपिड का जो आवरण चढ़ाया है ना, कोई चीज सोच समझ कर ही तो चढ़ाया होगा। ये लिपिड का आवरण जो था ये इस लयन काय के अंदर, इस लाइसोसोम के अंदर आसानी से घुस जाता है, चला जाता है। जब इसके अंदर चला जाएगा गुरु, तो ये जो संरचना तो तेरे को बन रही है, सोच क्या इस संरचना के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं। सोच इस संरचना के अंदर दो अलग अलग चीजें थी। क्या दो चीजें थी? एक तो प्राथमिक लाइसोसोम था और एक फेगोसोम था। प्राथमिक लाइसोसोम फेगोसोम दोनों मिल गए तो एक विषम चीज बनी है। विषम का मतलब ही क्या होता है? हेट्रो। विषम का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स अलग अलग चीज, दो अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, फ्यूज्ड हो रही है, तो क्या बन रहा है? एक हेट्रो लाइसोसोम बन रहा है, विषम लाइसोसोम बन रहा है, जिसका नाम हमने बोला क्या? द्वितीय लाइसोसोम। डन, क्लियर, डन 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 डन। अब आप बोलेंगे आगे क्या होएगा? सर इस वाले का क्या हुआ था? अभी बता रहा हूं, पहले इधर देख। सर अब क्या होएगा? सर अब क्या होएगा? ये विषम लाइसोसोम जो है इसका क्या होएगा? मेरे भाई बता, अंदर कौन है? सर एंजाइम है। और कौन था? ये फेगोसोम था। मेरे भाई अंदर जो एंजाइम है कौन से हैं? सर पाचक एंजाइम है। क्या करेंगे वो? तोड़ा फोड़ी मचाएंगे, पाचन वाचन कर देंगे, लिपिड की झिल्ली को तोड़ फोड़ कर जो फूड मटेरियल है इसको तोड़ ताड़ देंगे। क्या कर देंगे? अंदर पाचन कर देंगे। चलो जी सर, ये जो हेट्रो लाइसोसोम जो था इसके अंदर हो जाएगा पाचन। मैंने कहा ठीक है। इधर देख, आराम से पढ़ा रहा हूं, तसल्ली से, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लो आराम से। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, पता नहीं आप में से कितनों को समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ये एंजाइम जो है इस फूड मटेरियल का क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। अंदर क्या हो गया? पाचन वाचन हो गया। चलो सर, ये पाचन हो गया। ये फूड मटेरियल जो था इसका क्या हो गया है? पाचन हो गया, है ना। अब आप मुझे बताइए, आपकी बॉडी में जब पाचन होता है एक फूड मटेरियल का, तो कुछ जब फूड मटेरियल का पाचन होता है तो दो चीजें बनती हैं। एक वो जिनको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, और एक वो जो उपयोगी पदार्थ होता है। इतनी सी बात तेरे को समझ में? क्या बोला मैंने बोला जब फूड मटेरियल का हम पाचन करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जब बनते हैं तो उसमें से यूजफुल मटेरियल भी होता है हमारे लिए, और कुछ वेस्टफुल भी तो होता है, अपशिष्ट भी तो होता है। हाँ सर। और हम क्या करते हैं? यूजफुल को तो यूज में ले लेते हैं और अपशिष्ट को हम त्याग देते हैं शरीर से। नहीं, सोच, मैं भोजन खाता हूं, खाने के बाद उस भोजन से मेरे को एनर्जी मिलती है, यानी उसमें कुछ यूजफुल चीज होगी। हाँ, और उसके बाद मैं मल भी त्यागता हूं, तुम भी मल त्यागते हो। उस मल में क्या है? अपाचनीय भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई यूज नहीं है। डन। इतनी सी बात तेरे पल्ले पड़ गई। तो सोच मेरे भाई, यहां पर जब भोजन जाएगा, भोजन का पाचन होएगा, तो दो चीजें बनेंगी। हाँ सर। एक कौन सी? यूजफुल और एक वेस्टफुल, है ना? है ना? हाँ सर। एक यूजफुल होएगा, एक वेस्ट मटेरियल होएगा। जो यूजफुल होएगा वो तो बाहर आ जाएगा। किससे? इस हेट्रोलाइसोसोम से। जो हेट्रोलाइसोसोम है जिसके अंदर पाचन वाचन हो गया, तो जो यूजफुल मटेरियल जो था, यूजफुल, वो तो बाहर आ गया। क्या बच गया अंदर? वेस्टफुल बचा। क्या बच गया? अपशिष्ट पदार्थ। किसके अंदर बच गया? सर इस लाइसोसोम के अंदर। ये जो लाइसोसोम जो था, इस लाइसोसोम के अंदर वेस्ट मटेरियल बच गया। इस लाइसोसोम के अंदर क्या बच गया? सर वेस्ट मटेरियल बच गया। जो यूजफुल मटेरियल था उसको तो बाहर ले लिया, कोशिका यूज में ले लेगी। जो वेस्टफुल है वो अंदर रह गया। अब ये कौन है सर? ये वेस्टफुल मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है। अब मुझे बता, ये अपशिष्ट पदार्थ इस संरचना के अंदर है, ये संरचना क्या कहलाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगा, बुद्धि का इस्तेमाल कर, और तीसरे नंबर के लाइसोसोम का नाम सोच, क्या लिखा हुआ है? तृतीय का। सोच, देख तेरे सामने क्या लिखा हुआ है। अपशिष्ट काय। क्या लिखा हुआ है? अपशिष्ट काय, रेजिडुअल बॉडी लिखा हुआ है। ये है तृतीय लाइसोसोम।
ये था हेटेरोलाइसोसोम। पाचन होने के बाद जो यूजफुल मटेरियल है वो तो बाहर अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, निकल गया। जब वेस्ट बच गया यहां पर, तो ये संरचना जो है इसको हमने क्या बोला, तृतीय लाइसोसोम, यानी अपशिष्ट काय। ठीक है, अब क्या होएगा सर इस अपशिष्ट काय का, क्या होएगा बेटा, ये अपशिष्ट काय धीरे धीरे सरकते 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 पहुंचेगा इधर, और इधर पहुंचकर ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा सर, फट जाएगा, और फटने के बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल है वो कोशिका से बाहर निकाला जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ कोशिका से बाहर निकाला जाएगा तो क्या इस प्रक्रिया को मैं सेल वॉमिटिंग बोल सकता हूं, एक्सोसाइटोसिस बोल सकता हूं? तो तूने यहां पर एंडोसाइटोसिस का ये वाला प्रकार देखा, ऐसे सेम टू सेम ये भी होता है, ये भी होता है? और तूने यहां पर एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल देख लिया, यहां पर एक्सोसाइटोसिस होते हुए देख लिया। यहां से जो वेस्ट मटेरियल जो बना था, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करेंगे सर, ये जो अपशिष्ट काय थी ये सरकते सरकते कॉन्ट्रैक्ट होते 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 कॉन्ट्रैक्ट होते 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 यहां पर आई और निकाल दिया बाहर। डन। मजा आ रहा है, आ रही है फील, आ रही है फील, आ रही है फील, आ रही है पढ़ने की, बस यही फील लेनी है। चलो जी, कितने हो गए लाइसोसोम सर जी? हमारे 3 हो गए। प्राथमिक हो गया, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, अब बचा चतुर्थ। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने इसी एग्जाम्पल में तुमसे कहा था कि मैंने कहा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया। अब आप मुझे बताओ, इस माइटोकॉन्ड्रिया जो खराब हो गया, क्या मैं इसको इस कोशिका में धरे रखूं, या मैं मतलब इस कोशिका के अंदर रखे रखूं, या इसको नष्ट करना चाहिए? सोच, इसका कोई यूज नहीं है, जगह घेर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, खत्म करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मेरे भाई? मेरे भाई इधर देख, इधर देखना, ये प्राथमिक लाइसोसोम था। हाँ सर, जिसके अंदर क्या था, पाचनीय एंजाइम थे। हाँ जी सर, चल बे, थे ना पाचनीय एंजाइम? हाँ सर, ये प्राथमिक लाइसोसोम था। ये प्राथमिक लाइसोसोम जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बेकार हो चुका है। अब जरा सोच, इस वेस्ट कोशिका अंगक को अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, मैं नहीं डालूंगा, ये खुद ही ग्रहण कर लेता है। कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रहण करेगा। सर इसको कैसे पता चलेगा? रिसेप्टर्स, ग्राही होते हैं, मैसेजेस जाते हैं, संदेश जाते हैं अंदर एक कोशिका के अंदर। अब ये चीजें बहुत डीप में होती हैं जब आप पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। डन। अभी सिर्फ इतना सा, ये लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर वो कोशिकांग जो वेस्ट है वो चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बंधु, बांगड़ू, ये लाइसोसोम जिसके अंदर पाचक एंजाइम है, और तुमने इसके अंदर क्या डाल दिया, वो कोशिकांग डाल दिया जो काम नहीं कर रहा था। अब खुद सोच ले कि यहां पर ये लाइसोसोम के पाचक एंजाइम इस खराब कोशिकांग को खत्म कर देंगे। हाँ कर देंगे। ये लाइसोसोम है आपका चतुर्थ लाइसोसोम, जिसको हमने बोला ऑटोफेगोसोम। क्या नाम दिया? ऑटोफेगोसोम। क्या नाम दिया? ऑटोफेगोसोम। डंडना डंडन। ये था तुम्हारा चतुर्थ लाइसोसोम। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इधर देख। इस कंडीशन में तूने सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया को खराब होते हुए देखा और उसको खत्म होते हुए देखा। अब आप मुझे बताइए, अगर इस कोशिका के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए, कई सारी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, यानी पूरी मशीनरी अगर खराब हो जाए इस कोशिका की, ये कोशिका पूरी की पूरी वेस्ट है या नहीं है? सोच, दिमाग लगा, सोच, लगा दिमाग।
ये पूरी की पूरी कोशिका की मशीनरी खराब हो जाए, मशीन है ना ये, अगर यही खराब हो जाए तो सोच, ऊतक तैने नाम सुना है? हां सर, ऊतक मैंने नाम सुना है। इस ऊतक के अंदर अगर ये वाली कोशिका अगर खराब हो जाए, इस पूरी की पूरी कोशिका की मशीनरी अगर खराब हो जाए तो इस कोशिका का यहां पर स्थान वेस्ट है ना। क्या करना पड़ेगा? इस कोशिका को यहां से हटाना पड़ेगा। हां सर, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? सोच, इस कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है अगर वो फट जाए, खुद ही फट जाए, जितने भी लाइसोसोम इस कोशिका के अंदर हैं अगर वो फट जाए तो ये पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। हां सर, हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताएंगे, इस कंडीशन में एक सेल ने अपना सुसाइड कर दिया, एक सेल ने अपने आप को आघात पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। हाँ, तो जरा सोचिए, इस कंडीशन में ऐसे लाइसोसोम, इस लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे? आत्मघाती थैली बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोल मेरे भाई। सो लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज, लाइसोसोम जो होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। और कौन से लाइसोसोम, ये भी याद रखना, जो चतुर्थ लाइसोसोम थे ना उनको बोला जाता है, याद रखना। जो चतुर्थ लाइसोसोम थे ना उनको हम बोलते हैं क्या? ये वाले जो चौथे थे, जो कोशिका अंगकों को नष्ट करते हैं। अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो ये खुद ही फट जाएंगे, पूरी सेल को खत्म कर देंगे। हाँ जी, मजा आया पूरा का पूरा लाइसोसोम पढ़ने का, मजा आया। ये पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता समझ में आ गई। ये था बेटा आपका पूरा लाइसोसोम। आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलेंगे लाइसोसोम। एक काम कर, मेरे सामने अभी के अभी ये सिर्फ 5 लाइनें हैं, इसको पढ़ डाल। सर पिनोसोम का क्या हुआ? पिनोसोम का क्या था? पिनोसोम के अंदर लिक्विड था, है ना। अब उस लिक्विड में जो यूजफुल मटेरियल है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाएगा। भाई जरा सोच, लिक्विड का पाचन होता है क्या? लिक्विड का पाचन होता है। हाँ, लिक्विड के अंदर अगर कोई खाद्य पदार्थ होगा उसका पाचन होगा। लिक्विड तो एब्सॉर्ब होता है ना, तो जो पिनोसोम के अंदर लिक्विड है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। हाँ जी, नहीं है नायरा राव, इतना टाइम नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी भी बताओ, इतना स्लो पढ़ाने के बाद कह रही सर एक बार और रिपीट कर दो, 2 साल बाद देना है क्या तेने एग्जाम? है इतना स्लो पढ़ाया एक एक चीज को, ऐसे मतलब जैसे एक थी ना खरगोश, और वो कौन सी वो थी, वो रेस हुई थी खरगोश और वो किसके बीच में हुई थी यार? वो खरगोश और किसके बीच में रेस हुई थी? वो बचपन में कहानी सुनी तो थी, खरगोश और कछुए के बीच में। हाँ, खरगोश और कछुए के बीच में हुई थी ना रेस। मैंने तेरे को ये कैसे पढ़ाया? खरगोश की स्पीड से पढ़ाया या कछुए की स्पीड से पढ़ाया? कछुए की स्पीड से पढ़ाया ना। और कछुए की स्पीड से जब पढ़ते हैं तो जीत भी किसकी होती है? कछुए की होती है ना। तो खरगोश की स्पीड से नहीं पढ़ाया, कछुए की स्पीड से पढ़ाया, आराम से तसल्ली से पढ़ाया, कंसेप्चुअल चीज पढ़ाई है कंसेप्ट के साथ में। हाँ जी, दिव्यांशी द्विवेदी, ध्यान से सुना करो, क्या पता आपका डाउट किसी और का भी डाउट हो। किसी और बच्चे ने भी यही पूछा, सर पिनोसोम का क्या हुआ? तो ध्यान से नहीं सुनते हो ना तुम। बता दिया मैंने आपको। भाई ये तुम लोगों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको लगता है कि तुम्हारा डाउट तुम्हारा है और किसी का है ही नहीं। क्या पता किसी और ने भी पूछा हो और मैंने उसका आंसर दे दिया हो, और तुम्हारा ध्यान किस पे था? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। सुन लिया करो, किसी और का डाउट भी क्या पता तुम्हारा डाउट हो, और किसी और का डाउट का आंसर अगर दे रहा हूं तो उसको भी सुना कर। हाँ जी, चलिए फटाफट पढ़िए। इसको पढ़ लिया आपने? सर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं, इस वर्ड से आता है। और लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ था? गोल्जी काय से हुआ था, संवेष्टन विधि से, पैकेजिंग से। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, संवेष्टन विधि से गोल्जी का। यानी ये जो हाईलाइट मैंने किया है ना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है दैट इज
हमारा रसधानी है। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सीधी सी चीज है रसधानी। ये मैंने आपको कल बता दिया था रसधानी। आइए, रसधानी एनसीईआरटी में कितना बड़ा टॉपिक दे रखा है, इतना सा दे रखा है बस। अब ये चीज जो है हम यहां पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जहां मेरे को बताने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता। अच्छा, एक क्वेश्चन और छूट गया, एक क्वेश्चन और छूट गया था, एक क्वेश्चन छूट गया था। एक क्वेश्चन छूट गया था, उसी बच्चे ने पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता देता हूं। एक सेकंड रुक जाना। एक क्वेश्चन और, एक और बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, सर आज शाम को ये बता देना। चलो, एक क्वेश्चन ये देव ऋषि ने ये पूछा था, सर केंद्र की आवरण किससे उत्पन्न होता है। चलो, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये था, एक बच्चे ने पूछा था, सर ये GERL सिस्टम जो होता है, GERL सिस्टम, ये किसका निर्माण करता है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। GERL सिस्टम, GERL सिस्टम GERL सिस्टम जो होता है, सर क्या माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या पूछ रहा है सर, क्या माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन मीजोसोम की स्ट्रक्चर बनाती है। बनाती है, मैंने मना तो नहीं किया था ना, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में बोला था ना मीजोसोम्स बनते हैं, बोला था ना। सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम्स बनाती है, बिल्कुल बनाती है। ठीक है, हाँ भैया, ये GERL सिस्टम किसका निर्माण करता है। तो व्हाट इज GERL सिस्टम। G मीन्स गोल्जी बॉडी, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दोनों फाइनली मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, L का। नाउ L इज लाइसोसोम। ठीक है, तो क्वेश्चन एक जगह पूछा गया था GERL सिस्टम किसका निर्माण करता है, तो G मीन्स गोल्जी बॉडी, E मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फाइनली ये दो कोशिकांग थे जो रेस्पॉन्सिबल थे लाइसोसोम का निर्माण करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये हो गया। और एक बच्चे ने ये पूछा था, शायद कल पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, और ये पूछा था उस होमवर्क में, जो केंद्रक का जो आवरण जो होता है उसका निर्माण कौन करती है ना। सो बेटा, केंद्रक का जो आवरण जो होता है उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत होती है, बहुत सारी होती है, और वो केंद्रक का आवरण का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होती है, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका। लिपिड भी होता है, मना नहीं कर रहे, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो प्रोटीन आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये हमारा केंद्रक होता है ना, केंद्रक, ये दोहरा आवरण होता है, और इस दोहरे आवरण में छिद्र होते हैं, है ना, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। और यहां पर बहुत भारी मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इनका निर्माण करने के लिए, इस केंद्रक आवरण का निर्माण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, ये आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब वैक्यूल पढ़ लेते हैं। वैक्यूल पढ़ने से पहले किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है। सर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन नष्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्यों नहीं नष्ट हुई। सर ये जो लाइसोसोम जो था, ये लाइसोसोम, इसके अंदर जो पाचक एंजाइम है वो किसको नष्ट कर रहे थे, जो अंदर मटेरियल आ रहा था। अब जो अंदर मटेरियल आ रहा है वो वाटर कंटेनिंग है। क्या है, वाटर कंटेनिंग। ये जो फेगोसोम जो आ रहे थे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा था, इनके अंदर वाटर है। और ये जो झिल्ली जो है ना, ये झिल्ली, इसमें वाटर नहीं है। अब जरा सोच, झिल्ली में वाटर नहीं है यहां पर, और एंजाइमों को पाचन करने के लिए क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, तो वो एंजाइम इस झिल्ली का पाचन नहीं कर पाएंगे।
आई होप समझ में आ गया होगा। ओके सर, स्पीड का ऑप्शन नहीं आ रहा। ममता सैनी बिल्कुल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, मैंने चेकआउट कर लिया है, हमको तो दिखाई दे रहा है स्पीड का ऑप्शन आ गया। बच्चों ने रिप्लाई भी कर दिया, हाँ सर आ गया है। लैपटॉप पर चल रही है, हाँ जी लैपटॉप पर भी चल रही है, ठीक है। आइए साहब, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं और वो क्या है, रसधानी है, वैक्यूल है। हाँ जी, किसी का डाउट तो नहीं था? सर डायग्राम भी बनाने नोट्स में, पहली बार पढ़ाई कर रहा है क्या बायो? पहली बार पढ़ाई कर रहा है क्या बेटा बायो की? बनाने ऑब्वियस सी बात है। सर जीआरएल सिस्टम वैक्यूल का भी तो निर्माण करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन इस जीआरएल सिस्टम में क्या तेरे को वी दिख रहा है? वैक्यूल वी दिख रहा है तेरे को? यहां पर दिख रहा है? अजी दिख रहा है, बोल इस वर्ड में तेरे को वी दिख रहा है? अगर होता तो मैं बोलता ना हाँ वैक्यूल का भी निर्माण। तेरे से इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा गया जीईआरएल, जिसमें जी गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम का निर्माण यही दोनों तो मिलकर करेंगे ना लास्ट में। इस तंत्र के अंदर लास्ट में किसका निर्माण हो रहा है, बस ये चीज मेरे को बता दी। ये जो तीन कोशिकांग है, इनमें से किसने किसको बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम, फाइनली लास्ट में किसका निर्माण हुआ? लाइसोसोम। ये क्वेश्चन पूछा है। सर ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पानी नहीं होता। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर आधात्री होती है, और उस आधात्री के अंदर 70 to 75% वाटर होता है बांगड़ू। सर कंकाल कौन बनाता है? कंकाल, कोशिका का कंकाल कौन बनाता है? कोशिका का कंकाल बनाने का काम यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति भी करती है, और कोशिका कंकाल साइटोपंजर जो होता है, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट करते हैं। हाँ जी सर, अगर फर्स्ट लाइसोसोमी खराब हो जाए फर्स्ट लाइसोसोमी अगर खराब हो जाए, मेरे को लग रहा है तो मैं ना अभी से तुम्हारा मन कर रहा है कि हम अभी से साइंटिस्ट बन जाते हैं और अभी से पीएचडी करने लग जाते हैं। सर एक ही प्राइमरी लाइसोसोम एक होता है क्या? अच्छा, तुमको ऐसे लग रहा होगा शायद कि प्राइमरी लाइसोसोम जो था, प्राथमिक लाइसोसोम जो है वो सिर्फ एक बनता है, एक कोशिका में एक बनता है। हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, प्लांट सेल के अंदर एक बिंदु और याद रखना, पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। तो पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम का कार्य कौन करती है? ये रिक्तिका, जो अभी मैंने आपको बताने वाला था, ये रसधानी जो होती है ना, ये रिक्तिका रसधानी पादप कोशिका के अंदर वही जो 90% भाग घेरे रखती है ना रसधानी, वही लाइसोसोम का कार्य करती है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, कहीं पर बिंदु लिख दूं, यहां पर लिख दूं, स्टार्टिंग में लिख दूं, ये यहां पर लिख देता हूं। पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम का कार्य, पादप कोशिका में लाइसोसोम का कार्य बड़ी सी रसधानी, या वो खाली या रसधानी, बस रसधानी करती है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में मेम्ब्रेन होती है क्या? जी जनाब बिल्कुल होती है, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर 4x4 के 4+4 के अरेंजमेंट में फ्लैजिलिन प्रोटीन मिल रहा था। सर आत्मघाती थैली बताना, बता दिया, वापस से देख लेना, ठीक है। चले, चल, ये था हमारा लाइसोसोम। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं कौन सा? रिक्तिका। और बहुत सिंपल सा है रिक्तिका, बहुत सीधी सी चीज है रिक्तिका। रिक्तिका को समझने के लिए या समझाने के लिए एक सिंपल सा एनिमेशन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे, सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूं भाई मेरे, इस एनिमेशन को देख, बहुत सिंपल सा प्यारा सा एनिमेशन जो हर साल हर बैच में यही वाला एनिमेशन मैं बच्चों को दिखा देता हूं। ये वाला देख, कोई मटेरियल आ रहा है इसके अंदर,
आ रहा है और इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ये है हमारी रिक्तिका, सॉरी ये हमारी रिक्तिका। और रिक्तिका के अंदर जब तुमने अनुपयोगी पदार्थ डाल दिया जो बाद में उपयोग में आ जाता, अपशिष्ट पदार्थ डाल दिया, जल डाल दिया, वेस्टफुल मटेरियल डाल दिया, यानी सब कुछ डाल डूल दिया, पाचक एंजाइम डाल दिए, तो ये संरचना क्या कहलाएगी, रसधानी, जो एक प्लांट सेल का 90% एरिया कवर करती है। इतनी सी बात समझानी थी। आइए रसधानी वैक्यूल में सबसे पहला बिंदु, सुन मेरी बात, इसकी खोज किसने करी थी बेटा, तो इसकी खोज जो थी, पूछेगा ना तू, इसकी खोज जो थी डुजारिडिन ने खोज की थी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हाँ जी, पहला बिंदु डुजारिडिन ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। पादप कोशिका के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पादप कोशिका के अंदर ये जो रसधानी जो है कितना एरिया कवर करती है सर, ये जो रसधानी जो होती है 90% एरिया, क्षेत्र कवर करती है। 90% एरिया जो होता है एक पादप कोशिका के अंदर, वो कौन कवर कर रही है सर, रसधानी कवर कर रही है। तीसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, इस रसधानी के अंदर क्या भरा पड़ा है सर, इस रसधानी के अंदर रस। अब उस रस में क्या है सर, जल है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ है जो बाद में उपयोग में आ सकता है, अनुपयोगी पदार्थ है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं, लवण हैं, आयन हैं, ये सारी चीजें भर दी है हमने किसके अंदर, इस रस के रूप में, इस रिक्तिका के अंदर। वो रिक्तिका क्या कहला रही है, रसधानी कहला रही है। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था, याद है ना। गोल्जी सतह से, गोल्जी की ट्रांस सतह से खाली 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 झिल्ली में संरचना का निर्माण हुआ था, याद आ रहा है। उस खाली झिल्ली, एकल झिल्ली में संरचना का नाम क्या था, रिक्तिका। फिर उस रिक्तिका के अंदर अगर आप रस डाल देते हो, ये जो रिक्तिका जो थी, रिक्तिका ऐसे बोल देता हूं, कौन सा बिंदु हो जाएगा ये, तीसरा। चौथा बिंदु यहां पर ऐसे बोल देता हूं कि जो गोल्जिकाएं थी, उस गोल्जिकाएं से, उस गोल्जिकाएं की ट्रांस सतह से किसका निर्माण हुआ सर, रिक्तिका का, ठीक है। और इस रिक्तिका के अंदर जब आपने वो रस डाल दिया, कौन सा रस, जो मैंने तेरे को यहां पर बताया, ये वाला रस है ना, जिसमें जल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लवण होते हैं, आयन होते हैं, ये हमने इस रिक्तिका में स्टोर कर दिए। जब ये रस रिक्तिका में चला जाएगा, नाउ दिस रिक्तिका इज कॉल्ड रसधानी। रसधानी मीन्स जिसने धारण कर लिया, किसको धारण कर लिया, रस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसधानी बोलेंगे, सिंपल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, याद रखना, ये जो गोल्जिकाएं की ट्रांस सतह से रिक्तिका या जो रसधानी बनी है, इस रसधानी का जो एकल झिल्ली जो होती है, इससे प्रश्न बनता है, ये जो एकल झिल्ली जो होती है किसकी, रसधानी की, ये जो एकल झिल्ली जो होती है, ये रसधानी है, ये रसधानी है। इस रसधानी के अंदर जो एकल झिल्ली होती है, उस एकल झिल्ली का नाम आपने नहीं भूलना है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में भी टोनोप्लास्ट कहते हैं और हिंदी में भी टोनोप्लास्ट कहते हैं। हमारे हिंदी मीडियम में एक लिटिल सी मिस्टेक है, और वो टफेनोप्लास्टिक वर्ड लिखा हुआ, जो मैंने आपको कल भी बता दिया था। यहां पर टफेनोप्लास्टिक वर्ड दिखेगा, वो टफेनो नहीं है, वो टोनो है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। टफेनो नहीं है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई है, डंडना डंडन। अब अगला बिंदु, कितने हो गए, 5। एक बार मेरे को खत्म करने दे, फिर तेरे प्रश्न के आंसर भी बता दूंगा। मैंने बोला मेरे भाई एक कोशिका, और कौन सी कोशिका है सर, ये पादप कोशिका है। कौन सी कोशिका है सर, ये पादप कोशिका है। और इस पादप कोशिका के अंदर
इस पादप कोशिका के अंदर 90% क्षेत्र जो है वो किसका है? रसधानी का है। ठीक है सर, बाकी कोशिकांग ठुस ठुस के भरे पड़े हैं यहां पर, इधर 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 ठुस ठुस के। बाकी मैक्सिमम 90% एरिया किसने कवर कर लिया? रसधानी ने कवर कर लिया। ठीक है, अब जरा सोच, कोई भी मटेरियल होएगा, कोई भी आयन होएगा, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होएगा, कोई भी अनुपयोगी पदार्थ होएगा, कोई भी चीज जो भी होएगी जिसको तुम यहां पर डालना चाहते हो, ऑलरेडी उसकी मात्रा यहां ज्यादा होएगी कि बाहर ज्यादा होएगी? सोच, तो अपने आप सोच ये इसके अंदर ज्यादा होएगी, रसधानी के अंदर वो मटेरियल यहां पर ज्यादा होएगा कि यहां ज्यादा? अरे मेरे भाई, इसके अंदर तुम भरे जा रहे हो तो उसकी मात्रा यहां ज्यादा होएगी ना उस मटेरियल की। जो आयन है, मान ले सोडियम आयन है, यहां पर ज्यादा होएगा कि बाहर ज्यादा होएगा? सर अंदर ज्यादा होएगा, भर भर के ठुसा पड़ा है ना। अब तेरे को उसको यहां से और डालना है, तो तेरे को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में डालना है। तो सोच, फिर से तेरे को क्या कराना पड़ेगा? सर सक्रिय परिवहन कराना पड़ेगा। और सक्रिय परिवहन कराना पड़ेगा, तो वो सक्रिय परिवहन कराने के लिए रसधानी की झिल्ली में क्या होंगे मेरे दोस्त? तो जानता है, पंप प्रोटीन होंगे। ठीक है, सो ये चीज थी। एक बार जरा यहां से यहां तक प्लीज मेरे दोस्तों, बालक बालिकाओं, यहां से यहां तक एक बार जरा पढ़ लो, खत्म कर दो जल्दी से। यहां से यहां तक पढ़ लो, खत्म कर दो ये जो यहां पर लिखा हुआ है। फैगोसोम में लिपिड का आवरण क्यों बना, प्रोटीन का आवरण क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरे भाई वहां पर जो लाइसोसोम जो था ना, उस लाइसोसोम की जो झिल्ली जो थी, उसमें लिपिड के एक आवरण। सोच, तेरे को कुछ लिपिड में घुलनशील, जल में घुलनशील कोई चीज याद आ रही है? लिपिड का आवरण प्लाज्मा झिल्ली से घुलकर आसानी से चला जाएगा ना? खुशी, ये लिपिड का आवरण है, ये लिपिड का आवरण है ये। ठीक है, और ये लिपिड का आवरण है। इसमें ये घुलकर आसानी से अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना, बस इतनी सी बात है। सर अंतःकोशिकीय कोष्ठक क्या होता है जो प्रोकैरियोट में नहीं होता है? आयशा सिद्दीकी, आप कितने दिन बाद आए हो क्लास लेने, या अगर आप बाद में आए हो तो प्लीज लेक्चर देखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका जब मैंने पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, तो वहां पर एक एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि हो सकता है कि एक घर में कई सारे रूम हैं। याद आ रहा है? कई बच्चों को याद आ रहा होगा, जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाया था तो वहां पर समझाया था। एक घर है जो अंदर से खोखला है, अंदर कोई रूम नहीं है। एक घर जिसके अंदर कई सारे कमरे हैं। तो कोष्ठक किसमें बन गए थे? जहां पर अंदर कमरे होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं, यानी अंदर कोई कमरा नहीं है, कोष्ठक नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोष्ठक नहीं थे, कमरे नहीं थे, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं थे। यूकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो कोष्ठक बन रहे हैं। सर गोल्जी बॉडी किसमें एब्सेंट होती है? मतलब पिछले लेक्चर में तुमको बताया था, परिपक्व आरबीसी में एब्सेंट होती है, चालनी नलिका में एब्सेंट होती है। ये दो कोशिका याद रखनी थी। चलो मेरे भाई, ये पढ़ लिया आप सभी ने, डन। आ जाइए, यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, क्या यहां से क्वेश्चन बनते? बिंदास बनते हैं, बिंदास। मुझे एक चीज बताना, जरा ध्यान से सुनना। आपको 10वीं कक्षा याद आ रही है? 10th क्लास? अच्छा 10th क्लास, यहां पर कोई बच्चा है जो 10th क्लास से? वंदना त्रिपाठी, वापस से भेजो। हाँ जी, ऐसा नहीं होता चेक माई कमेंट, चेक माई कमेंट, वापस से भेजना पड़ता है, वो नीचे चले जाते हैं कमेंट। ऐसे मत बोला करो चेक माई कमेंट। मैं यहां पे कमेंट चेक नहीं करने बैठ जाऊंगा, ऐसे करने बैठ गया तो फिर हो लिया बेड़ा पार। आपको कमेंट बार बार दोहराना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। हाँ जी सर, मेरे को छठी लाइन समझ में नहीं आई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी।
पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत। ये कौन सा बालक था बे, तेरे को ये चीज समझ में नहीं आई क्या? मैंने तेरे को ये नहीं बताया सांद्रता प्रवणता के विपरीत, और तेरे को ये नहीं आई तो खुद के गाल पर 2 चांटे लगा। सच्ची खुद के गाल पर 2 चांटे लगा कि तेरे को ये क्यों समझ में नहीं आया। मैं तेरे को बता चुका हूं, ये बता चुका हूं। सांद्रता प्रवणता के विपरीत सांद्रता प्रवणता के अनुसार। सांद्रता प्रवणता के विपरीत मतलब निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय परिवहन। जो निम्न से उच्च की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं सांद्रता प्रवणता के विपरीत। जो टोनोप्लास्ट से होता हुआ कहां पर जाएगा? रसधानी में जाएगा। तो इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। यानी वो मटेरियल जो रसधानी में जा रहा है उसकी सांद्रता कहां ज्यादा है? सर रसधानी में ज्यादा है कि कोशिका द्रव्य में? कोशिका द्रव्य में कम है, रसधानी में ज्यादा है, तभी तो निम्न से उच्च में जाएगा यार। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तेरे को? चलो जी आगे। अब सर रसधानी में आवरण होता है? नहीं मिसबा, रसधानी में आवरण थोड़ी ना होता है। रसधानी में कोई आवरण पावरण नहीं होता बेटा, रसधानी में कोई आवरण नहीं होता। बेटा जब पढ़ाई करते ना मिसबा जब पढ़ाई करते ना तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में करते हैं। अभी बताया रसधानी का जो आवरण, जो झिल्ली मीन्स आवरण होता है, इतना तो पता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। सर फर्नांडिस मॉर्गन क्या होता है? ये आज पढ़ाना था मेरे को, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना था, देखते अगर पढ़ा पाऊंगा तो बता दूंगा। आगे देखिए इधर। हाँ जी, ये हमारी राजधानी हो गई। अच्छा इसमें 2 बिंदु और रह रहे थे, जल्दी से। 10वीं कक्षा में आपने 10th क्लास में पढ़ाई करी होगी। हाँ सर पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, बहुत अच्छी परसेंटेज आई होगी। 80, 85, 90, 95 अच्छी परसेंटेज आएगी। आपको याद है 10th क्लास में बायो का एक चैप्टर था जिसका पहला नाम था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और उस जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक जो था वो था पाचन और अवशोषण था। अगर हल्का सा अगर याद आ रहा है वो पाचन अवशोषण जब तुमने पढ़ा होगा तो वहां पर एक एग्जाम्पल आया होगा किसमें? अमीबा में और पैरामीशियम में पाचन। अमीबा वाला अगर तुमको याद आ रहा हो तो अमीबा का एक डायग्राम बनाया हुआ था। उस अमीबा के अंदर फूड मटेरियल जाता है, उस अमीबा के पास फूड मटेरियल होता है। तो ये अमीबा क्या करता है गुरु? ये अमीबा जो होता है इसके चारों तरफ एक कूटपाद बनाता है। याद आ रहा है? हाँ सर। ये कूटपाद बनाने के बाद में ये कूटपाद जो है ये उसको भोजन को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अंदर ग्रहण करने के बाद में वो भोजन जो होता है एक लिपिड के आवरण के अंदर बंद हो जाता है। सोच इस प्रक्रिया में ये जो चीज बनी है, क्या मैं इसको फैगोसोम बोल सकता हूं? हाँ सर फैगोसोम बोल सकते हैं। फैगोसोम बनने के बाद में फिर अंदर लाइसोसोम होगा। याद कर अभी तूने पढ़ा वो प्राथमिक लाइसोसोम जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम है, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? हेट्रोसोम बन जाएगा। हाँ सर हेट्रोसोम बन जाएगा। अभी तूने पढ़ा था पाचन वाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद में अब ये जो लाइसोसोम जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, ये लाइसोसोम जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ ध्यान से सुनना, ये अपशिष्ट पदार्थ हिसाब से क्या होना चाहिए था? इस अपशिष्ट पदार्थ का क्या होना चाहिए था? ये अपशिष्ट पदार्थ इस लाइसोसोम के द्वारा झिल्ली के पास जाते और ये फट जाती है ना, बाहर निकल जाता। लेकिन अमीबा में पर्टिकुलरली क्या होता है, ये जो तृतीय लाइसोसोम जो था, तृतीय याद कर जिसको हमने अपशिष्ट काय बोला था, वो यहीं फट जाता है। उसके अंदर क्षमता नहीं होती कि वो प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाए। तो उस कंडीशन में ये जो अपशिष्ट काय, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये डाल दिए जाते हैं किसमें? रसधानी में। क्यों? क्योंकि इस रसधाने के अंदर क्षमता होती है संकुचन की। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा सोच, तूने घोंगा देखा है? हाँ सर घोंगा कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है ना, कॉन्ट्रैक्शन
रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। ये जो वैक्यूल है, ये जो रसधानी जो थी जिसके अंदर तूने अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए हैं, इसके अंदर क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। और करते 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 ये पहुंचेगी यहां पर प्लाज्मा झिल्ली के पास, फिर उस मटेरियल को बाहर निकाल देती है। ऐसी रसधानी को हम बोलते हैं संकुचनशील रसधानी। तो पर्टिकुलरली यहां पर तृतीय लाइसोसोम अपशिष्ट काय जो था उसके अंदर संकुचन की क्षमता नहीं होती। अगर होती तो वो काम यहां पर रसधानी ना करती, वो खुद ही वो काम कर देता। कौन काम कर देता? लाइसोसोम, तृतीय वाला। याद आ रहा है? अभी तेरे को बताया था ना, तृतीय लाइसोसोम काम कर देता है। प्रतिमा मौर्य को अगले 6 दिन के लिए ब्लॉक कर दीजिएगा। प्रतिमा मौर्य नाम है, ठीक है? हाँ जी, याद आ रहा है? अभी अभी तेरे को बताया था कि लाइसोसोम, तृतीय लाइसोसोम जो था, तुमको नींद आती है ना क्लास में, कसम से चांटा और लगा दे तुमको, चांटा खींच के, समझ में आया? चांटा खींच के, और इमोजीज भेजते हो नींद वाली। तुमको शर्म नहीं आती है क्लास में? हैं? शर्म नाम की कोई चीज होती है? शर्म नाम की होती है कुछ? सोनम पटेल को भी क्लास से बाहर निकाला जाए और इनको ब्लॉक कर दिया जाए विद इन 7 डेज तक क्लास में नहीं आने चाहिए। इनको बहुत नींद आ रही है ना, सो तुम अब 7 दिनों तक। हम यहां चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तुमको, और तुमको नींदें आ रही हैं। उड़ गई नींद? सर रसधानी और टोनोप्लास्ट अलग है क्या? रे बांगड़ू, रसधानी जो थी उसका जो आवरण है उसको टोनोप्लास्ट बोला है क्या यार? रसधानी का ये जो एकल झिल्ली होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये रसधानी है, उस रसधानी का ये जो आवरण है, उस आवरण को हमने नाम दिया है टोनोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आया? और किसी को नींद आ रही है? नींद वाली इमोजीज भेजेगा कोई? और किसी को नींद वाली इमोजीज भेजनी है? तुम्हारा तो ब्लॉक कर दिया मैंने तुमको 7 डेज के लिए। जो 2 है, तुम्हारा नाम लिख लिया है, सोनम पटेल, और जो दूसरी थी अभी जो नाम लिया था। मजे आ रहे मतलब तुम लोगों को? है, हम फिर अच्छे से मजे ले लेंगे, याद रखना फिर, ठीक है? पढ़ने आयो, सीरियसली पढ़ो। खुल गई होगी नींद दोनों की। आज के बाद नहीं आएंगी इनको नींद। हाँ जी, और आज के बाद ये फालतू के अगर मैसेज किसी ने कर दिए ना, नींद आ रही है सर, क्लास बंद कर दो सर, स्पैम में काउंट करूंगा इसको। मैं लिटरली कह रहा हूं, इस बैच से उम्मीदें बहुत सारी हैं। यहां पर मटर गश्ती के लिए बैच नहीं बनाया गया है। उन सीरियस बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए बैच बनाया गया। और जो होगा ना, वो पूरी सारी चीजें करी जाएंगी। चाहे आराम से पढ़ाऊंगा, चाहे 3 घंटे की क्लास लूंगा, चाहे कैसे भी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है पढ़ना, 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 बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई, सो ये वाली चीज समझ में आ गई। संकुचनशील रसधानी का मीनिंग समझ में आ गया। व्हाट इज संकुचनशील रसधानी? सर संकुचनशील रसधानी का मतलब ये था, ऐसी रसधानी जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर रखेगी, कॉन्ट्रैक्ट होकर प्लाज्मा झिल्ली के पास जाएगी और निकाल देगी मटेरियल को। वैसे तो ये अकेला काम कौन कर सकता था? सिर्फ तृतीय लाइसोसोम कर सकता था, लेकिन अमीबा के अंदर, वो तृतीय लाइसोसोम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की पावर नहीं थी दोस्त, नहीं थी। तो वो काम किसने किया? एक रसधानी ने किया, जिसको हमने क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रसधानी। डन। चलिए जी, एक और बिंदु, लास्ट बिंदु याद रखना। आपने युगलीना नाम सुना होगा। हां सर, युगलीना सुना है। युगलीना एक जगत के अंतर्गत आता है और उस जगत का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा।
और प्रोटिस्टा जगत में जो जीव आते हैं उनको हम आध्य जीव बोलते हैं। आध्य, आध्य मीन्स प्रिमिटिव, प्राचीन। तो सबसे प्राचीन यूकैरियोटिक कोशिका वाले कौन थे सर? प्रोटिस्टा जगत थे, जिसमें एक जीव आता है, एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम होता है यूग्लिना। सोनू कुमार बोल रहा है सर अगर तृतीय लाइसोसोम हम लोगों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका के पास ले जाते तो सर रसधानी में रख कर नहीं भेज सकते? अरे भोंदू लाल, तू पादप है या जंतु है सोच। सोनू कुमार, तू पादप है या जंतु है? लगा दिमाग। सर हम जंतु हैं। जंतुओं के अंदर रसधानी होती है बड़ी सी। सोच सोच सोच, भगवान ने इतना भयंकर दिमाग दिया है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन कर ले हम, इतना 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 दिमाग है हमारे अंदर। छोटी सी बायो ही तो पढ़नी है। सोच तेरे अंदर रसधानी है रसधानी? बोल, है क्या? नहीं है ना? फिर सोनू कुमार सोच, अपने प्रश्न के बारे में सोच, क्या लिखा है तूने? ठीक है, हो सकता है मेरे को तेरा प्रश्न ना समझ में आया, हो सकता है प्रश्न मैं तेरा समझ ना पा रहा हूं, लेकिन मैंने आंसर दे दिया कि जंतुओं के अंदर रसधानी नहीं होती है बड़ी सी, लाइसोसोम ही काम कर देता है। ठीक है, हाँ जी, आइए। हाँ भाई, किसकी बात कर रहे थे बेटा जी यहां पर? और ये मत बोल देना अमीबा जो है एक जंतु है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत में ही आता है, याद रखना। ये अमीबा भी, ये जो अमीबा जो है ना, कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। यूग्लिना भी किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। ठीक है, सो अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन में सहायता कर रही थी, और यूग्लिना जो होता है, इस यूग्लिना के अंदर, जो जगत प्रोटिस्टा में आता है, इस यूग्लिना के अंदर जो रसधानी होती है ना, उस रसधानी में हम फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। फूड मटेरियल यानी खाद्य पदार्थ को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। अब जरा सोच, खाद्य पदार्थ को अगर मैं स्टोर कर लूंगा तो ऐसी रसधानी को क्या मैं खाद्य रसधानी बोल सकता हूं? बस इतनी सी बात। क्या ऐसी रसधानी जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर लिया उसको मैं खाद्य रसधानी बोल सकता हूं? बिल्कुल। फूड वैक्यूल बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। तो बस ये सिंपल से दो बिंदु थे, इसको जल्दी से निपटाइए। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है, और आध्य जीव यानी प्रोटिस्टा जगत के जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण होता है, जो खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होती है, यानी खाद्य पदार्थ उनके अंदर स्टोर होते हैं। डन, ये थी बात। ये पूरी खत्म हुई है रसधानी। एक और रसधानी मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा, और वो जो रसधानी है उसका नाम है गैस धानी। अब आप मुझे बताएंगे इस गैस धानी, ये वर्ड, इसको हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। क्या ये वर्ड, ऐसा वर्ड आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिला था? मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो। ठीक है, मेरा मन करेगा 10 बजे तक पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं है क्षमता, बाद में देख लेना रिकॉर्ड करके, फास्ट स्पीड में चल रही है, फास्ट स्पीड। हाँ, क्या ऐसा वर्ड कहीं आया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में? हाँ आया था। आया था? हाँ आया था। आया था? हाँ आया था। याद कर, आया था ना? हाँ सर आया था। ये देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने गैस डाल दी। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, और इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर गैस भर दी। अब गैस के कारण क्या होगी? प्लावकता होगी, और उस प्लावकता के कारण वो जीव जो पानी की सतह पर तैरते हैं, याद आ रहा है? बताया था? हाँ सर याद आ रहा है। अब इधर देख, ये जो गैस यहां पर भरी है, इस गैस के ऊपर एक झिल्ली में आवरण है। झिल्ली में क्या सर यहां पर भी झिल्ली में आवरण है? हाँ यहां पर भी है। अब मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों ने मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स को सीरियसली लिया था। मैं देखना चाहता हूं कौन दिमाग लगा पाएगा। एक बच्चे ने पूछा था मेरे को मैसेज करके, मैंने उसको ऑडियो नोट के थ्रू भेजा था। इधर देखना, यहां पर वायु है। हाँ सर वायु है। यहां पर वायु है। जी जनाब, यहां पर भी वायु है।
और इस वायु के ऊपर जो झिल्ली मिल रही है, इस झिल्ली में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, और लिपिड और प्रोटीन का क्या है, झिल्ली में आवरण है। लिपिड प्रोटीन का क्या है, झिल्ली में आवरण है। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन मुझे बताएगा किसको नोट्स याद आ रहे हैं? किसको नोट्स याद आ रहे हैं? किसी को नोट्स याद आ रहे हैं? किसी को नोट्स याद आ रहे हैं? जो मैंने यहां पर फोटो खींच के तुमको बोला था, लिखे थे, हैंड रिटन, याद आ रहे हैं? जरा उन नोट्स को खोलिएगा और उन नोट्स को खोलकर देखिएगा। वहां पर मैं एक बार दिखा देता हूं, रुकिएगा एक सेकंड, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, मेरे पास रखे हुए हैं। कितने बच्चों को याद है? शिट, आवाज मैंने ऑन ही नहीं करी। शिट, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, देख मेरे भाई, मैं पागल हो गया। नहीं, मैं वो बटन ऑन ही नहीं किया, सॉरी। देख, यहां पर ये जो नोट्स थे, नोट्स को जब तुम देखोगे तो यहां पर है ना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर वैक्यूल दिखेगा और उस वैक्यूल में यूकैरियोट्स में दिखेगा ट्रू वैक्यूल, प्रोकैरियोट्स में दिखेगा ट्रू वैक्यूल के आगे क्रॉस, है ना। प्रोकैरियोट्स में ट्रू वैक्यूल के आगे क्रॉस लगा हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ गैस धानी, यानी प्रोकैरियोट्स में गैस धानी मिल रही है। और उस गैस धानी के नीचे लिखा हुआ प्रोटीन का आवरण, ब्रैकेट में लिखा हुआ स्यूडो वैक्यूल। यूकैरियोट्स में लिखा हुआ ट्रू वैक्यूल, क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों मिल रहे हैं। बस यही चीज समझानी थी दोस्त। यहां पर इसको हमने ट्रू वैक्यूल बोला, वास्तविक रसधानी बोला या वास्तविक गैस धानी बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें झिल्ली जो मिल रही थी, उस झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड दोनों थे, लिपिड भी था, प्रोटीन भी था। लेकिन यहां पर दोस्त, क्या ये वास्तविक झिल्ली है? वास्तविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। यह वास्तविक झिल्ली नहीं है, क्योंकि इसमें लिपिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का एक आवरण है। तो यह एक आभासी गैस धानी है, स्यूडो वैक्यूल है, इसमें नहीं था। क्या नहीं था इसमें? अरे यार, अभी भी आवाज नहीं आ रही है कि बांगड़ू पगला गए हो क्या? अभी तो आ रही है ना आवाज, आ रही है ना आवाज। मंतशा, साहिबा, केशव, एन परवीन, अंजलि, आरोही,
प्रकाश रेवा, आ तो रही है बेटा आवाज। प्रिया चौधरी, अभी तक इनके पास आवाज ही नहीं पहुंची है। समझ में आया? तो वो जो नोट्स मैंने दिए हैं ना, बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत बारीकी से एक एक चीज को पढ़कर लिखा है वहां पर, एक एक बिंदु को। तो एक ट्रू वैक्यूल और एक फॉल्स वैक्यूल, एक वास्तविक रसधानी और एक आभासी रसधानी में फर्क समझ में आया? यहां पर भी झिल्ली मिल रही है। आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक सेल में, सर प्रोकैरियोटिक सेल में, जाकर किसी से पूछना अपने स्कूल में, अगर स्कूल में पढ़ते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली में कोशिकांग मिल रहा है। हाँ, आप बोलेंगे, आपकी टीचर बोलेगा पगला गया है क्या बे, झिल्ली में कब से मिलने लग गया, बताना। झिल्ली में कोशिकांग मिल रहा है, लेकिन वो वास्तविक झिल्ली में नहीं है। तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता होगा वो वास्तविक झिल्ली में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक झिल्ली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लिपिड प्रोटीन दोनों नहीं होते, सिर्फ प्रोटीन होता है। और वो कौन होती है? एक स्यूडो वैक्यूल होती है, आभासी गैसधानी होती है। चलो जी, ये था बेटा जी आपका वैक्यूल रसधानी, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपने पढ़ने हैं आज। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आज की जो स्लाइड आएगी उस स्लाइड में ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो सीधा सीधा दिए हुए हैं, आपने अपने नोट्स में ये लिखने हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे बिंदु, तुमने पढ़ने हैं। देख, पीएच लिखा हुआ है 5, 90% आयतन किसने घेर रखा था, ये लिखा हुआ है। गोल्जी काय की सतह पर क्या हुआ था, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ये लिखा हुआ है। RER कहां, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, बस आपने पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद अगला टॉपिक होएगा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, ये इंक्लूजन बॉडी थी प्रोकैरियोट्स में, यस। सर आपका हैंड रिटन नोट्स कैसे मिलेगा? ऑलरेडी एनसीईआरटी संपूर्ण डाल रखी है, और जो हैंड रिटन है ना वो यही आप खुद बनाएंगे। जो जो चीजें मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें आप नोट करेंगे, खुद करेंगे। ये सब कुछ पढ़ा है तो नोट कर सकता है। आज पीडीएफ स्लाइड मिलेगी, उस पीडीएफ स्लाइड के मिलने के बाद में क्या हेडिंग लाइसोसोम डालेगा, उस लाइसोसोम में सबसे पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, छठा बिंदु, सातवां बिंदु, आठवां बिंदु, ये सारी की सारी चीजें लिखेगा, खुद नोट्स बनाएगा, ठीक है। ये बार बार अच्छा नहीं लगता है ये बात बोलने में कि छोटे बच्चे नहीं हो कि हर चीज स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी। लो, लिखे लिखाए ले लो, खुद बना, खुद नोट्स बना। मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, तो बना खुद के नोट्स, बना खुद के नोट्स। तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, मेहनत नहीं करनी है बिल्कुल भी, बस सर बने बनाए हमको दे दो, सर बने बनाए दे दो हमको नोट्स। अरे नोट्स बना, ये रहा तेरे सामने, सब कुछ पढ़ा है, इन्हीं को लिख, नोट्स में सब कुछ लिख, इन सारी चीजों को लिख। ये रसधानी लिख, लाइसोसोम लिख, कल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वो लिख, ये जो इंपॉर्टेंट बिंदु है सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु अपने नोट्स में लिख, खत्म। एक को बस यही टेंशन है कि सर चैप्टर कब खत्म होएगा, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सर चैप्टर कब खत्म होएगा, नीट के एग्जाम के बाद। रोज बोलता हूं, कल बोला था 5 से 6 लेक्चर, आज बोल रहा हूं 5 लेक्चर और इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में। ओके ओके ओके, ठीक। चलो कल पढ़ेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पढ़ेंगे, हमारा लवक। ये दोनों कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, कल दोनों कंप्लीट कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और भाई साहब अगर कल ये हवा नहीं चली तो कसम से अच्छे से, चलो जी बेटा कल मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।